बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और इन दिनों पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में है। पाकिस्तान की विमेंस अंडर 19 टीम इस वक्त सीरीज़ खेल रही है और इवेंट खेल रही है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो नेशनल वीमेन टीम है वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में शिरकत करती नज़र आ रही है कि जहाँ पे पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी विमेंस टीम को डीएल मेथड के तहत शिकस्त का सामना करना पड़ा, और आज पाकिस्तान की विमेंस अंडर 19 टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 53 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आज पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट को ज़्यादा फोकस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान के हाईली क्वालिफाइड कोच हैं, विमेंस क्रिकेट के हवाले से काफ़ी वोकल है, काफ़ी काम भी किया, और अभी अमेरिका से वापस आए। और आज जब अमेरिका से आ रहे थे तो इस दौरान भी इन्होंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया, और 2 दिन का इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त विमेंस कोचिंग के हवाले से कोर्स भी किया। और हम इनसे जानेंगे भी कि क्या वजह है कि इन जैसी शख्सियात को पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट से और पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखा जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले जलालुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम अली साहब, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत दिन बाद आपके साथ 1-to-1 मौका मिला, वरना वर्चुअल तो 1-2 दफ़ा हो चुका है। बिल्कुल, और जलाल भाई चूँकि अमेरिका में मुकीम थे और आज हमें जब पता चला ये पाकिस्तान आए हुए हैं तो हमने से रिक्वेस्ट की, और हम इनके इंतहा मशकूर हैं कि जी टीवी की दावत पर इन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। बात करेंगे जलाल भाई से, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। मुझसे पीसीबी में किसी ने राब्ता नहीं किया है और ना ही मेरा ये ओहदा लेने का कोई इरादा है। वकार यूनुस। बाबर आजम को हटाने से टीम में कुछ नहीं होगा, अलबत्ता सपोर्ट करने से फर्क पड़ता है। वसीम अकरम। पाकिस्तान जूनियर लीग के वाजिबात क्लियर कर दिए गए हैं। रमीज राजा $4.3 मिलियन का नुकसान करके गए हैं। शकील शेख। डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने के बावजूद सेलेक्ट न होने पर दुख हुआ। मोहम्मद अब्बास। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया विमेंस के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। मेजबान विमेंस को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। रियास आयर इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। हमें अफसोस है कि वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, हम इसके खुद कसूरवार हैं। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन। पाकिस्तान के 74 बरस में वो काम नहीं हुए जो हम कर रहे हैं। हारून मलिक। ये नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आपने देखा कि पाकिस्तान की विमेंस टीम जो है कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच खेलेगी। जलाल भाई से स्ट्रेट अवे बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस के हवाले से, और साथ साथ जो विमेंस क्रिकेट के हवाले से इन्होंने काम किया इस पर बात करके। जलाल भाई, सबसे पहले तो बताइए, आप अमेरिका में मुकीम थे और वहाँ भी विमेंस क्रिकेट के हवाले से आप काम कर रहे थे, और जब पाकिस्तान में थे जब भी आप सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल थे, उसको चेयर कर रहे थे आप, तो काफ़ी आपका इन्फ्लुएंस रहा है, काफ़ी आप वोकल रहे विमेंस क्रिकेट के हवाले से। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जैसी शख्सियत के होने के बावजूद मुसलसल क्रिकेट बोर्ड इस पर फोकस भी कर रहा है, विमेंस लीग की बात भी हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो नजर नहीं आ रही, प्लेयर वही है, पूल भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, आपकी बात तो सही है कि पूल अब तक, हालांकि जब मैं था उस वक्त 5 अकेडमीज हमने पीसीबी के अंडर डेवलप कर ली थी, और वहाँ से कुछ टैलेंट आना शुरू हो गया, जिसमें मैं बताऊं कि सना फातिमा जो थी वो उसी के पूल थी, अरूप शाह जो अभी कैप्टन है अंडर 19 की वो थी, फिर रामिन शमीम जो कि बहुत अच्छा लीडरशिप की भी क्वालिटी रखती हैं, वो सब उस पूल से निकले थे जो हमने अंडर 17 के पूल से निकाला था, और उमैमा सोहेल भी उसी का पार्ट थी। तो बात यह है कि जो आपने कहा कंसिस्टेंसी की, तो एक तो वो बीच में जब नया सेटअप आया तो वो ब्रेक कर दिया गया। जहाँ तक हमने अपनी एकेडमी के थ्रू, ये 3-4 नाम जो मैंने लिए थ्रू एकेडमी आई थी, तो मेरा फोकस चेंज इसलिए हुआ कि मैंने देखा कि यहाँ बहुत वैक्यूम है, और लड़कियों की क्रिकेट अब इंटरनेशनली भी और आईसीसी के भी अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक वो चाहते हैं कि इसको मेंस के बराबर रहे, तो उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट डाली हुई थी आईसीसी ने। तो मैं चाहता ये था कि मैं इसमें पानियर बनूं, और वो मैं बना। मैंने एकेडमी में लड़कियों को डेवलप किया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ एज ए सेलेक्टर काम ज़रूर किया, चीफ सेलेक्टर, मगर उसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट का काम भी किया था। और अभी रिसेंटली मैं जो हूँ एक अमेरिका में जो रीजनल टीम है उसका भी, वुमेंस रीजनल टीम का भी कोच हूँ। जैसे आपने ख़ुद कहा कि अभी आते हुए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया इंग्लैंड में जो कि रिलेटेड था वुमेंस क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं जब भी किसी काम को करूँ तो अच्छी तरह भरपूर तरीके से उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके, और जो भी बेस्ट मैक्सिमम हो सकता है उसको अर्न करके वो मैं अपनी नॉलेज पास करूं। चला भाई, एक चीज़ जो कही जाती है वो ये कि विमेंस क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है, आपस में जो बाजी कल्चर है, वो जो है वो विमेंस क्रिकेट को थोड़ा सा वो डैमेज कर रहा है, क्योंकि आप भी नहीं चल सके, आमिर इकबाल भी नहीं चल सके, जो प्लेयर पावर है वो विमेंस क्रिकेट को फ्लरिश नहीं होने दे रही।
ये एक एस्पेक्ट अपनी जगह मौजूद है और इसको आसानी से सॉर्ट इट आउट किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा नहीं मसला। अगर आपको मैनेजमेंट आती है और आपको सपोर्ट है विद द पीसीबी, तो आप अच्छे रिलेशनशिप बना के वुमेंस क्रिकेट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और उनको वो अप्रोच देनी है, वो एटीट्यूड उनका डेवलप करना है जो कि उनमें मौजूद नहीं है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। वो बात आपकी सही है, बाजी कल्चर बहुत ज़्यादा मौजूद है, मगर जैसे जैसे अब क्रिकेट आगे बढ़ रही है रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें रिमूव की जा सकती हैं। अच्छा, आपने कहा विद द सपोर्ट ऑफ पीसीबी, हमने देखा कि अभी आमिर इकबाल जैसा कोच जो अभी यूएई में जाके कोचिंग कर रहा है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा, कस्टम्स के साथ वो वाबस्ता रहे, उसको सैक कर दिया गया। इससे पहले बासित अली को जो टीम के साथ एसोसिएट थे उन पे इल्ज़ामात लगा दिए गए, अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगाए गए, और इस तरह से जो कोचेज़ को हटाया जाता है कि जिसको चाहते हैं और जब चाहते हैं हटा देते हैं। तो आपको लगता है कि ये इस पर पीसीबी को अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा? और जिस तरह बाबर आजम के लिए बात की जा रही है कि जी स्टेटस को तोड़ने की बात की जा रही है, तो विमेंस क्रिकेट पे भी जो है वो नजरें खास करने की जरूरत है। देखिए, असल में शुरू में ये हुआ था कि जो 3-4 प्लेयर थी वो ज़्यादा डेवलप हो गई थी और वही परफॉर्म करती थी, और दूसरी लड़कियां को वो उस तरह से ट्रीट नहीं करती थी कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए बीइंग ए सीनियर प्लेयर, ताकि वो भी परफॉर्म कर सकें। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। तो इस चीज़ को इतना बड़ी बात नहीं, इसको आराम से मैनेज किया जा सकता था। मगर जाहिर है कि जब आपने अभी बहुत सारे नाम लिए, उसमें होता ही है कि अगर कोई कंप्लेंट कोई करता है, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा वुमेंस के साथ रहता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसकी प्रॉपरली नहीं वजह जानी जाती कि हुआ क्या है। वन साइड स्टोरी सुन के जो है बोर्ड डिसीजन लेते। जो मैंने कहा कि बीसीबी की सपोर्ट इसलिए चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए प्लेयर्स के लिए भी और जो बाकी स्टाफ है उसके लिए भी, तो तब ये चीज़ें अच्छी तरह चल सकती है। मगर यहाँ पे क्योंकि इस तरह का अभी तक सेटअप नहीं था और अब शायद सेठी साहब आए, उम्मीद है कि वो पहले भी रहे हैं, और जब उनकी दौर में मैं चेयरमैन ऑफ द विमेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन था, तो अब उम्मीद है कि शायद ये चीज़ें फिर दोबारा से उन्होंने जो अपना विजन था उस 2023 तक का था, वो उसमें 5 अकेडमीज़ का कॉन्सेप्ट लाए थे, वो सब अच्छा था। अब मैं तो यही कहूँगा कि सेठी साहब को भी बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि वो उस पुराने जो हमारा विजन था जिस पर मैं चीफ सेलेक्टर था, उसको वो दोबारा रिवाइव करें, जिस तरह और क्रिकेट रिवाइव कर रहे हैं। तो इस वीमेंस क्रिकेट को, और मैं समझता हूँ इसमें बहुत पोटेंशियल है, मगर डायरेक्शन हमारी गलत है। देखिए, डायरेक्शन हमारी गलत है। इस तरह जलाल भाई ने कहा कि हमारा जो कल्चर है कुछ इस किस्म का है कि गलती हमेशा मर्द की ही नजर आती है और विमेंस को शायद हम इतना ज़्यादा कहते नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है खलील रहमान कमर को जो है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का कोच बना देना चाहिए, शायद जब भी जो है वो मामला थोड़े से बेहतर होंगे। ये तो लाइटर नोट पे बात थी जलाल भाई, लेकिन अब पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है वर्ल्ड कप में। 12 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया जो है वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पाकिस्तान की विमेंस टीम को इस वक्त आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि बातें बहुत होती हैं, दावे बहुत होते हैं, हर दफा ये कहा जाता है कि जिन गलतियों से सबक सीख रहे हैं, इस मरतबा हम अच्छा खेलेंगे, लेकिन नतीजा वो हमेशा वही जो है वो टाइम फिश ही नजर आता है। देखिए, हमारी जो पोजीशन है वो तो वही, अगर आप 10 टीमों में करें तो 5 और 6 नंबर पे हम आते हैं, और वहीं पे अभी स्टैंड के जब ये जो लास्ट डेविड हैम्प आया था ना, डेविड हैम्प जब आया था तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि आप अगर जिस स्टेज से आगे नहीं ले जा पाएंगे तो फिर आपके फॉरेन कोच कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने भी आगे हमारे कल्चर को समझा नहीं और वो भी बातें करता रहा, और जब गया है तो टीम वहीं 6-7 नंबर पे अभी तक स्टैंडिंग कर रही है। तो हमें ज़रूरत इसकी है कि हमें अपनी डायरेक्शन सही करने के लिए पहले हम अपनी स्ट्रेंथ को जानना ज़रूरी है। हम नकल करते हैं बाकी टीमों के साथ, जो मैंने ऑस्ट्रेलियन कोच को भी देखा। अच्छा, जलाल भाई, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, इस पे जरूर मैं आपसे बात करूंगा कि हम अपनी जो बेसिस को छोड़ के, अपनी जो स्ट्रेंथ को छोड़ के जो हम दूसरों की जो स्ट्रेंथ है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन अभी आप अमेरिका से भी आए, अभी आप यहाँ पे भी ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। अभी थर्सडे को जो है वो आप ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, जो आप हर साल कराते हैं। तो इस को करने का क्या एक तो मकसद है, और क्या लगता है आपको कि इंटर स्कूल इवेंट जो है, क्या इससे पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट में एक नई जान पड़ सकती है? डेफिनेटली, ये तो एक प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का, जो हमारी एकेडमी उसको करती है, जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी। हम 2 साल से कर रहे हैं, ये 3rd ईयर है। इससे ये एंट्री लेवल का यानी इनिशियल लेवल का एक प्रोजेक्ट है, जिससे कि एक मोटिवेशन बढ़े लड़कियों में। और मुझे याद है कि इसमें लास्ट ईयर अलीजा खेली थी, वो अब इस वक्त जूनियर टीम का हिस्सा है, जो पाकिस्तान जूनियर टीम गई हुई है अंडर 19, उसका पार्ट है। तो यहाँ से अगर इस प्रोजेक्ट को, तो आप बिल्कुल ये समझे बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है। इससे एक मोटिवेशन है, उनको अवेयरनेस ऑफ द गेम और उनको सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन मिल जाती है, जिससे उनमें एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टैलेंट तो आइडेंटिफाई हो सकता है, मगर अल्टीमेटली ये एक पार्टिसिपेशन लेवल का प्रोग्राम है।
और इससे मोटिवेशन बढ़ती है। जलाल भाई, प्रोग्राम के तवज्जुद से बहुत सारी नौजवान बच्चियां देख रही होंगी, पेरेंट्स देख रहे होंगे, क्या ये आप इन्विटेशन देंगे इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कि जो नौजवान बच्चियां खेलना चाहती हैं वो थर्सडे आपसे रब्ता करें, आपके कोचेस से रब्ता करें, ताकि वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तक मेन स्ट्रीम में आ सकें? जी हाँ, बिल्कुल, इनविटेशन तो ओपन है, मतलब क्योंकि हमने जिन स्कूलों को सिलेक्ट किया अभी तो उन्हीं की टीम खेलेंगी, मगर अगर वो आए मिले और खेलना चाहती हैं तो मैं उनको गाइड भी कर सकता हूँ एज ए कोच, और उनको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट में को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, वो स्टेजेस कैसे आप क्रॉस करेंगी। जलालुद्दीन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि थर्सडे को यानी जुमेरात को 3 बजे आप वहाँ पर जा सकते हैं, नेशनल स्टेडियम के बाहर जो ओवल ग्राउंड है वहाँ पर जा सकते हैं, और जलालुद्दीन साहब से और जो वीमेंस क्रिकेटर के हवाले से मुंसलिक कोचेज हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी बच्चियां खेलना चाहती हैं, बच्चियां खुद अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो डेफिनेटली वो अपने शौक को जो है वो मजीद हायर लेवल पे इस मुलाकात के जरिए, इस मीटिंग के जरिए ले जा सकती हैं। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जलाल भाई से बात करेंगे इनकी कोचिंग स्किल्स के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामला के बारे में। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आप जलाल भाई से बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले से। अच्छा जलाल भाई, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, उस वक्त मैंने उस पॉइंट को छोड़ दिया था क्योंकि तफसील से वो बात करने की लायक थी कि जो हम अपनी जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर हम क्यों नहीं जाते। अभी रमीज राजा साहब ने इंग्लैंड की टीम को देखा तो उन्होंने कहा जी ये टेस्ट क्रिकेट T20 अंदाज से खेलते हैं, हमें भी T20 अंदाज से खेलनी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से हम जो है वो तैयार नहीं है। अभी आपने बात की वीमेंस क्रिकेट के हवाले से, और आजकल तो मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ कि वो हैवी बॉल्स आ गई हैं, उससे वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। क्या हमारी लड़कियां पर्टिकुलर, क्या उनके मसल्स एंडोरेंस की बात करें, स्किल्स की बात करें, उनकी और फिजिकल फिटनेस की बात करें, क्या पावर हिटिंग के काबिल हैं? डेफिनेटली अगर मुझसे पूछें तो नहीं है। हम जैसे अभी हमने, अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूं कि इंग्लैंड जो टीम हमें हरा के गई है, वो जो उन्होंने स्किल डेवलप की और जो उनका माइंडसेट बना है वो एक दिन में नहीं बना, उन्होंने एक साल उसमें लगाए इस लेवल पे आने के लिए। तो अगर आपने उनको अचीव करना है तो आप एक दिन में ही कर सकते। हम उनकी नकल करने लगे, और नकल में आपको पता अकल चाहिए होती है, तो वो हम ना उनको मीट कर सके, अपने जो बेसिक हमारा था उसको हमने छोड़ के उनकी ट्राई की, और बिल्कुल हम ये पूरी सीरीज़ हार गए। इसी तरह वुमेन्स में मैं जब चीफ सेलेक्टर था, मैं देख रहा था जो ऑस्ट्रेलियन कोचेज थे वो बाकी टीमें, क्योंकि उनकी मास भी ज़्यादा होता है और हाइटें भी ज़्यादा होती है, उनके लीवर्स भी बड़े होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ अगर पावर हिटिंग है तो हम उनकी नकल नहीं कर सकते। एक इंसान की फिजिक अपने हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसको देखते हुए अगर आप चीज़ों को डेवलप करेंगे, यानी क्रिकेट में ये हमारा हमेशा से एज ए बीइंग ए कोच पढ़ाया जाता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट, उसके अंदर रह के उसको डेवलप करना है। तो मैंने जो महसूस किया था कि हमारी स्ट्रेंथ कभी भी पावर हिटिंग नहीं हो सकती, हमारी स्ट्रेंथ हमारी स्पिन बॉलिंग है, और खाली स्पिन बॉलिंग नहीं, उसके साथ फील्डिंग प्लान्स हैं, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के साथ हमें प्लान करने हैं, और फील्डिंग का स्टैंडर्ड को हमें रेस करना है। अगर हम इस पर फोकस करें, जिस पर मैंने रिसर्च भी किया और मैं ये ट्रेनिंग भी लेके आया, जेंडर ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, मर्द की ट्रेनिंग या और लड़कियों की ट्रेनिंग में फ़र्क है, उसको सीखना पड़ता है, ये एक स्किल है। तो मैं समझता हूँ कि हम कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा टीम है या उसके नीचे का एक लेवल है, उनको लेके ही कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली हमें अपने पूल को बढ़ाना है। तो ये नकल दूसरों को देख के दुनिया में बाकी क्या हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट में अपने रिसोर्सेज को देख के हमें प्लेयर को डेवलप करना है, और उनको खाली स्किल पे नहीं ले जाना, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे एरिया जो हमारे मेंटल साइड के हैं, जहाँ पे आप उनको मेंटली स्ट्रांग करते हैं, ऐसे कंपटीशन देने हैं जिसमें उनकी जो है अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की सलाहियत बढ़े। हम ये बहुत लैक करते हैं, और थोड़ा सा जो कल्चर है हमारा विद इन द टीम, जो आपने पहले भी बात की, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ हमारे टीम में पोटेंशियल है, हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं। अच्छा, पावर हिटिंग पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन अभी जितने मैचेस मैंने कवर किए हैं या जितने मैं पढ़ता भी हूँ या देखता भी हूँ विमेंस को, जो हमारा प्रॉब्लम है विमेंस टीम का वो है डॉट बॉल्स। रनिंग बिटवीन द विकेट हमारी सही हो नहीं रही है, और हम पावर हिटिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई जो आप आसानी से कर सकते हैं, रनिंग बिटवीन विकेट तो कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है ना, उसको डेवलप करना ये अंडरस्टैंडिंग का काम है, इसमें सब बेसिक चीज़ें करनी है, और आपको प्लेसमेंट ऑफ बॉल आनी चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं।
पावर हिटिंग इज ए डिफरेंटली टोटल स्किल। उसके लिए आपको बायोमैकेनिक्स भी आपकी सही होनी चाहिए, खाली ताकत से नहीं खेली जाती पावर हिटिंग, उसमें आपकी अलाइनमेंट और आपकी बेसिक स्किल काम आती है। तो हम जो काम कर सकते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं, जो आपने खुद भी अभी कह दिया कि भाई रनिंग बिटवीन अ विकेट ये बड़ी आसानी से इंप्रूव हो सकती है, सिंगल प्लेसमेंट आ सकते हैं, फिटनेस आपकी बड़ी आसानी से इंप्रूव हो सकती है। तो वो काम करें जो आप आसानी से कर सकते हैं और जो आपकी स्ट्रेंथ भी है। अच्छा, आपने स्ट्रेंथ की बात की, अभी आप अमेरिका में भी आप विमेंस कोचिंग से वाबस्ता रहे, अगर कंपैरिजन किया जाए अगर पाकिस्तान की विमेंस टीम की फिजिक का और अमेरिकन का, ऑब्वियसली जो क्योंकि भले वो क्रिकेट ना खेलते हो लेकिन बचपन से जो उनका स्पोर्ट्स का कल्चर है वो शुरू से डेवलप किया जाता है, आपको लगता है कि पावर हिटिंग उन पे ज़्यादा सूट करेगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान विमेंस टीम? मैं समझता हूँ यूएसए में यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ प्लेयर को हम डेवलप कर सकते हैं। एक एज ए होल हम जो कोशिश करते हैं ना कि सब आके पावर हिटिंग सीखें, आप आइडेंटिफाई करना इज ए बेसिक थिंग कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है, जैसे हम कहते हैं रोल डिफाइन करने वाली बात। तो हमारे यहाँ भी कुछ प्लेयर ऐसी हैं जिनको हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं फॉर पावर हिटिंग। मगर अगर आप जर्नल इस बात को लेंगे तो इसी तरह अमेरिका में जो ज़्यादा क्रिकेट इस वक्त खेली जाती है वो ज़्यादातर एक्सपेट्रिएट की, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ खेलती हैं, तो इंडियन ज़्यादा खेलते हैं उसमें, और कुछ और लोग भी हैं जिसमें वेस्ट इंडियंस भी हैं, कुछ और कंट्रीज़ के भी लोग हैं। तो जिसकी भी फिजिक और जो उसको सूट करेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो, कोच का काम है कि आइडेंटिफाई करे इससे क्या काम लेना है। तो वो भी पावर हिटिंग कर सकती हैं और हमारे यहाँ भी पावर हिटिंग की जाती है, मगर वो हर को एक स्किल सिखाना वो सही नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करें और उन पे वर्क करें, स्पेशलाइज्ड प्लेयर बनाएं। तो जलाल भाई थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ अगर हम जाएं, तो हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस टीम की कोचिंग के हवाले से, तो वाई वी डू सी टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हम इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखते? क्योंकि फिजिक में तो शायद वो हमारी लड़कियों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, कोई केरला से आई है, कोई उड़ीसा से आई है, कोई गोवा से आई है, तो फिजिकली तो अगर हम देखें तो हमारी लड़कियां शायद ज़्यादा मजबूत नजर आती हैं उनसे, तो उनकी क्रिकेट को क्यों रोल मॉडल नहीं बना पाते? बिल्कुल बनाना चाहिए। आपके जो रीजन है उसमें से आप देख लेना, इंडिया आपसे बेहतर खेल रहा होता है, उन्होंने उस डेवलपमेंट अच्छी की हुई है, उन्होंने अपनी जो क्रिकेट उनकी विमेंस की है वो बेहतर की। हालांकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा पूल नहीं है जो मैंने पता किया है, मगर जो भी उनकी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी साइंटिफिकली होती है, और जाहिर है कि वहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का हमसे बहुत बेहतर है, हम माइंडसेट उनका बहुत बेहतर है, तो इसलिए वो इसी रीजन में रहते हुए एक अच्छी उन्होंने टीम डेवलप कर ली है जो कि टॉप 4 टीम में आती है। जो पाकिस्तान की टीम उस दिन थाईलैंड से आ रही, और उसी दिन जो फॉर्मर चेयरमैन थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने पाकिस्तान विमेंस लीग की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया, क्या ये दुरुस्त वक्त था? क्योंकि उस वक्त जख्म जो थे वो ताज़ा थे कि थाईलैंड से पाकिस्तान हार गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान क्रिकेट में, चाहे वो अंडर 19 हो, अंडर 15 हो, विमेंस हो, नेशनल टीम हो, मेंस हो, कोई भी टीम हो, कि थाईलैंड से क्रिकेट में पाकिस्तान हार जाएगा। और पाकिस्तान विमेंस जो लीग है, क्या आप समझते हैं कि ये मसाइल का हल है, या ए टीम के टूर्स या जूनियर टीम के टूर्स ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होंगे? ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, इसको मैं पहले लिंक करता हूँ जो हमारी जूनियर लीग भी हुई थी अभी अंडर 19 की, तो वो भी एज ए ओवरऑल तो अच्छा काम है, मगर जो पहले काम करना है ना वो पहले होना चाहिए। हमने लीग तो करा दी, वो अपनी जगह एक अच्छा प्रोग्राम था, मगर लॉस भी दे गई वो लीग तो। हाँ तो लॉस तो देगी इनिशियली, क्योंकि आप उससे पोटेंशियल उसमें वो तो है नहीं जो आप PSL की बात कर रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं आ सकता उसमें, क्योंकि हाई बॉल से सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपने आइडिया अच्छा था, मगर जो आपने पहले काम करना था अपनी डिस्ट्रिक्ट या जो सिटी लेवल की है, जो सिलेक्शन है, जो ग्राउंड्स हैं, वो आपने सही किए नहीं, आप लीग पे चले गए पहले। यानी आपको पहले अलिफ से शुरू करना था, तो आप ये पे जाके वो करा लेंगे। इसी तरह वुमेंस क्रिकेट का है कि पहले आप उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बाकी चीज़ें तो सही करें, उनकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम तो सही करें, फिर आप लीग भी करा लें। और अभी हमारे पास इतने पूल ऑफ प्लेयर ही नहीं है कि आप लीग करा के उससे कोई बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 टीमें भी बनाते हैं तो आपको बाहर से कितने ले आएंगे? 3-4 प्लेयर ले आएंगे एक टीम में, तो वो अभी राइट टाइम नहीं है। मगर मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो, मगर पहले जो काम करना है पहले वो काम हो, हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो, हमारा पूल बढ़े, हमारी क्रिकेट डोमेस्टिक विमेंस की अच्छी हो, और जो कोचिंग सेटअप है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करेंगे, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, 1 मिनट मेरे पास है। जलाल भाई, अगर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की तवज्जुह से अगर लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अरबाब इख्तियार इसको देख रहे हैं, अगर आपकी सर्विसेज को हासिल किया जाए, अभी इस वक्त आप अमेरिका में मुकीम है, तो किस हद तक आप पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से दस्तयाब हैं, और क्या प्लान होगा फिर आपके पास ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें?
देखिए, जहाँ तक आपने मोहब्बत की बात की, तो मैंने तो अभी जो वैकेंसी आई थी वुमेंस के हेड कोच की, वो अप्लाई भी किया, उसकी हर चीज़ को मैं क्वालिफाई भी करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी है। जहाँ तक आपने प्लान की बात की, तो प्लान तो जो है वो फेजेस में होगा। एकदम आप ये नहीं कह सकते मैं इनको यहाँ लेंगे। पहले फेज़ में क्या करना है वो प्लान मेरे पास है, और बेसिक थिंग यही है कि आपने प्लेयर रिलेशनशिप अच्छी करनी है, उनको उनके रोल डिफाइन करने हैं, और फेजेस में उनकी डेवलपमेंट करके उनको उनकी प्रिपरेशन फॉर द मैचेस अच्छी करनी है हमें, जिसमें आपको जाहिर है कि अपने प्लान में उनकी फील्डिंग प्लान्स भी होंगे, उनकी बैटिंग बॉलिंग प्लान्स होंगे। हमें बॉल करना आती है मगर हमारे फील्डिंग प्लान्स नहीं होते, जो मैंने फील किया है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ से हम अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो आई एम अवेलेबल एंड आई कैन डू दैट। जलाल भाई तो राजी हैं, ये सवाल मैंने किया इनसे इसीलिए था कि ऐसे भी लोग हैं कि जो मुल्क के लिए खिदमत करना चाहते हैं और शायद उनको वो मौके नहीं, उनको डिज़र्व करते हैं, और उस मुल्क की खिदमत करने के लिए वो बैरून मुल्क के अपने असाइनमेंट भी छोड़कर आने को तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ऑफर होती है और वो मना कर देते हैं, और शायद सही मना करते हैं। ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो बात करके कि क्यों मना किया, किस लिए मना किया और कितना सही मना किया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि जलाल भाई तो तैयार है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, लेकिन वकार यूनुस साहब को पाकिस्तान की बॉलिंग कोच की ऑफर हुई और वकार यूनुस साहब ने इसको मना किया। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पे वकार यूनुस साहब ने क्या मैसेज दिया वो देखते हैं कि लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड मी टेकिंग ऑन द बॉलिंग कोच रोल ऑफ पाकिस्तान टीम। लेट बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट अप्रोच एंड आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ डेड जॉब। थैंक यू सो मच। ये वकार यूनुस साहब का कहना है। और वकार यूनुस साहब इससे पहले भी जब पाकिस्तान की टीम के साथ कोच थे तो मैन मैनेजमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे ही शो में रमीज़ राजा जूनियर ने आए और उन्होंने कहा कि जी, और बहुत ज़्यादा रवैये से दिल बर्दाश्त थे वकार यूनुस साहब के। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर थे, अहमद शहजाद भी बड़े दिल बर्दाश्त थे, फिर मोहम्मद यूसुफ भी जब खेलते थे वो भी बड़े दिल बर्दाश्त थे, फिर इसके अलावा शोएब अख्तर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो इस रवैये से डाला थे। तो मैन मैनेजमेंट में वकार यूनुस साहब कभी भी जो है वो इतना ज़्यादा उनको हाईली रेट नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल कोच वो कैसे होंगे ये तो वक्त ही बताता, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उनकी सर्विसेज है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो वकार यूनुस साहब को एक स्पेकुलेशन की बात की वकार यूनुस साहब ने, आपको लगता है बार बार वकार यूनुस साहब को बॉलिंग कोच लाना, हेड कोच लाना, बॉलिंग कोच लाना, ये जो म्यूजिकल चेयर है, ये आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला? क्योंकि आप एक दफ़ा एक आदमी को जब देख चुके हैं कि वो प्लेयर बहुत अच्छा हो लेकिन कोच एज ए कोच ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो ये मुनासिब है? देखिए, एक दुनिया में भी जो कोचिंग होती है ना, तो अगर आप एक जगह एक दफ़ा कोचिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर 2 दफ़ा कर लेते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपको कहीं और जाना। बड़े बड़े हमने कोच देखे हैं, और वैसे भी जो टॉप प्लेयर रहे हैं वो उनमें ईगो इशू बहुत होता है, जो कि हमने सुना है कि वकार का भी यही था कि हमने कुछ प्लेयरों से कहते हुए सुना है कि जी वो अभी तक सफ़ेद कपड़ों में नज़र आते हैं। मतलब ये है कि वो अभी अपने आप को प्लेयर समझ है, जो कि लैक ऑफ कोचिंग स्किल है ये। क्योंकि जब आप कोच बन गए तो आपकी कोई ईगो नहीं होती, ठीक है ना। फिर क्योंकि वो 4 दफ़ा बन चुके हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई ने ऑफ़र कर रहा है पहले तो वही गलत है। अगर किसी ने किए जो कि वो कह रहा है मुझे तो किसी ने ऑफ़र नहीं की, वो सही कह रहे होंगे। और फिर जब आपने 4 दफ़ा आजमा लिया तो, और वो सक्सेसफुल भी नहीं गए, कोई कभी उन्हें निकाल दिया गया, कभी वो खुद रिजाइन करके गए, तो कोई ऐसा उन्होंने कोई सक्सेस नहीं दिखाई। क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम की कोचिंग ऐसा काटो भरा ताज है कि कोई भी उसको पहनने को तैयार नहीं है? मिकी आर्थर को भी जिस अंदाज से उनका एग्जिट हुआ, अभी उनको दोबारा ऑफर की गई नजम सेठी साहब के तवज्जुद से, और नजम सेठी साहब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं थे, मेरे शो में उन्होंने कहा आगे कि वो हमेशा से फेवर में रहें कि गैर मुल्की कोच होना चाहिए, क्योंकि वो दोस्तियाँ यारियाँ नहीं पालते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि पाइबस हो, मिकी आर्थर हो, या वुलमर हो, या वॉटमोर हो, तो ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान में, या जेफ लॉसन हो, तो ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कामयाब रहा या नाकाम रहा? देखिए, इसमें मिक्स चीज़ें हैं। कई जैसे बॉब वुलमर के दौर में यही समझाता है, सब उसकी तारीफ भी करते हैं, मगर कुछ केसेस में मिकी आर्थर, वो तो शायद इसलिए भी करते हो ना कि वो जो इस दुनिया में नहीं रहा, लोग उसको नहीं कहते ना इस तरह। तो अभी तो मिकी आर्थर के पास तो एक बड़ी अच्छी जॉब ऑलरेडी वो काउंटी में कर रहा है, तो उसको एक ऑफर है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है उसको ना आने की, मगर नेशनल टीम की कोचिंग वो करके जा चुका है अपने दौर में। वो उसने कुछ उसके दौर में टीम ने परफॉर्म भी किया है, मगर वॉटमोर के ज़माने में कोई इतनी अच्छा टीम नहीं खेली। तो लॉसन का तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट था। देखिए, दोनों एक्सपीरियंस हो चुके हैं। बात ये नहीं पाकिस्तानी कोच हो या फॉरेन कोच हो,
आपको जिस लेवल पे आप कोचिंग कर रहे हैं उसका आपको कोचिंग करने आती हो, समझ गए ना। अक्सर लोग यहाँ ये कह रहे होते हैं जी ऊपर तो सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। हर लेवल पे कोच का एक रोल है, उस रोल में वो मिलके विद द कैप्टन दोनों मिलके टीम को सक्सेस दिलाते हैं और वो एक पेज पे होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे फॉरेन कोच हो चाहे पाकिस्तानी, मगर अगर वो उस कैपेबल है उस कोचिंग की जिसने सीखी है, ट्रेनिंग ली है, उसका एक्सपीरियंस है और वो अपने उस फिलॉसफी में जो भी उसकी फिलॉसफी है उसमें वो कामयाब रहा है, तो वो एक अच्छा कोच है। मगर हमारे यहाँ जो लोकल कोच है ना, वो उस तरह से उस प्रोफेशनली वे में कोचिंग करते नहीं है ना। बहुत से जो हमारे कोच लगे उन्होंने उस लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुअली आना पड़ता है, अगर आपने बच्चों की कोचिंग नहीं की तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा कोच बन ही नहीं सकता। अच्छा, 2 से 3 मिनट मेरे पास हैं। 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी कोचिंग की, ट्रेनिंग की, कोर्सेज की, लेवल की बात वो करते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, हमने 50-50 टेस्ट खेले, हमने वो फ्लेवर चखा हुआ है, हमें कोचिंग की क्या ज़रूरत है। अब आप लोग हैं या हारिस खान साहब से बात होती है जो खुद कोचेज़ को ट्रेनिंग देते हैं, शायद महबूब हैं, वो ये कहते हैं कि लेवल और कोर्सेज बड़े ज़रूरी हैं। तो अब इसमें आप क्या समझते हैं कि मतलब खेलना ज़रूरी है ज़्यादा या कोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं? ये बड़ी बेसिक सी बात है। देखिए, क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है और कोचिंग एक अलग स्किल है, दोनों को सीखना पड़ता है। हाँ, अब अगर आपने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई इंटरनेशनली और आप कोच की भी ट्रेनिंग ली है तो इस पर सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा खेलने का और आपने ट्रेनिंग भी ली है, तो आपको कोचिंग के लिए ट्रेनिंग तो लेनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप लेवल 1 लेवल 2 करें। मैंने ऑस्ट्रेलिया में पता किया, वहाँ ऐसा भी होता है जो टॉप प्लेयर होते हैं उनको एक प्रोजेक्ट के तौर पे किसी कोच के साथ अटैच कर जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए, तो वो चीज़ें सीख रहा होता है। जब वो एक एक्सपीरियंस कर लेता है कोचिंग का और उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसको इंडिविजुअल जॉब दी जाती है। तो सिर्फ ये कि लेवल 1 लेवल 2 करना काफ़ी नहीं है, मगर वो एक अपनी बेसिक चीज़ें करके आएगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वीडियो एनालिसिस सपोज करना है तो वो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब आप 100 टेस्ट खेल लें आप वीडियो एनालिसिस नहीं कर सकते। सही। तो ट्रेनिंग फॉर ए कोच ज़रूरी है और अगर उसने क्रिकेट ज़्यादा खेली है तो वो उसका प्लस पॉइंट है। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस की बात की, पाकिस्तान एक और एक्सपीरियंस करने जा रहा है या शायद सोच रहा है कि 3 फॉर्मेट और 3 मुख्तलिफ कप्तान। क्या हम जो हमारा क्रिकेट का कल्चर है वो इस बात की इजाज़त देता है कि 3 फॉर्मेट 3 मुख्तलिफ कप्तान? ये भी वो नकल वाली बात है जो हम बाकी दुनिया से करते हैं। एक तो मैं तो ये समझ सका हूँ कि हमारे बहुत से प्लेयरों को ज़बरदस्ती कैप कर दिया गया कि ये T20 का प्लेयर है, ये टेस्ट प्लेयर है। ये ऐसा आप दूसरी टीमों से मत देखें, उन्होंने उसको डेवलप किया उन तरह के प्लेयरों को। हमारे बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट प्लेयर हैं, वो T20 भी खेल सकते हैं, मगर आपने क्योंकि एक्सपेंड करना है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, वो इज़ अ रॉन्ग डिसीजन कि आप बेस्ट प्लेयर को खिलाएं। जो मेरी ज़ाती राय में जो अच्छा टेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मर है, वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, मगर अडॉप्टेशन उसको आनी चाहिए, वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत नहीं है तीन कप्तान की, मे भी 2 कप्तान हो सकते हैं अगर ज़रूरत है। खाली ये कैप लगाना कि ये T20 का कप्तान है, भाई अगर मैं बहुत से प्लेयरों से ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आप अगर आप T20 के प्लेयर बोर्ड ने आपको बनाया तो कौन सी एबिलिटी आपके अंदर है जो T20 में होती है और वो आप में है, और टेस्ट मैच जो खेला उसमें क्यों वो एबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता हूं। अगर आप इस गुफ्तगू अब इस मोड़ पर आई गई है कि जो है ये अब ये कैप बना दी गई है कि T20 का प्लेयर है, टेस्ट का या वनडे का। अभी अजहरुद्दीन भी इस डिबेट में आए, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को थोड़ा कैप्टनसी के हवाले से टाइम देना चाहिए। वसीम अकरम के जिनकी जब मौजूद थे अरवाई के उसके साथ कराची किंग के साथ थे, तो उस वक्त जो थे वसीम अकरम का 10 में से 9 मैचेस हार गए बाबर आजम की क़यादत में, वो भी कह रहे हैं कि जो है वो बाबर आजम को टाइम देना चाहिए। एज ए कैप्टन आपको क्या लगता है T20 में बाबर आजम एज ए कैप्टन सूट करते हैं? देखिए, मैंने अभी कहीं और भी ये बात की, जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो 3-4 बहुत ज़रूरी चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो वो खुद परफॉर्मर होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम हो, प्लेयर्स पे कंट्रोल हो और वो मीडिया को भी हैंडल करना जानता हो। अगर ये चीज़ें नहीं है तो जिस वक्त बाबर आजम को बनाया गया उस वक्त उनमें ये खासियत तो थी जिसको हम कहते हैं कि वो खुद परफॉर्मर थे, मगर बाकी चीज़ों का उनमें वो एबिलिटी नहीं थी जिसमें उनको तीनों फॉर्मेट का बना देगा, या सरफराज को तीनों से निकाल दिया। हमारे यहाँ या तो निकालते हैं या फिर बनाते या अपॉइंट करते हैं। बीच वाले जो फेज है जिसमें डेवलपमेंट है, शान मसूद साहब बीच वाला फेज है, बना भी दिया, टीम में भी नहीं रखा। मैं वही बता रहा हूँ कि हम या तो एक प्लेयरों की भी बात कर रहा हूँ मैं, कैप्टनसी को छोड़ दें, एक प्लेयर को खिलाया या तो फिर उसको निकाल दिया, फिर उसको खिलाया नहीं,
या फिर निकाल ही दिया तो चला गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी प्लेयर को खिलाते हैं या किसी को कैप्टन बनाते हैं तो पहले तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। और कुछ कैप्टनसी में ये होता है कि लर्निंग भी बाय एक्सपीरियंस होती है, जो कि मैं समझ आता है कि बाबर आजम उस स्टेज पे, क्योंकि एज ए प्लेयर तो वो थे, वो वाला डिजर्व तो करते थे, मगर जो लर्निंग इस प्रोसेस में होनी चाहिए थी उनकी अब तक जिन्होंने दी क्रिकेट एज ए कैप्टन के लिए, वो लर्निंग उनकी उस तरह की नहीं हुई है। अच्छा, अभी उन्हें ज़रूरत है बहुत सी गेम सेंस को समझने की, और डिसीजन मेकिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो चाहे वो ग्राउंड में डिसीजन हो। अच्छा 20 मेरे पास सेकंड, अगर उन्हें निकालना एट राइट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट इज नॉट ठीक है। अच्छा 20 सेकंड मेरे पास रह गए। अब आपको क्या लगता है अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या लग रही है कि पहले आफरीदी को इंटरिम सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया और अब शोएब अख्तर को लेकर आए? आपको लगता है कि प्लेयर पार को तोड़ने के लिए जो तगड़े जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लेकर आ रहे हैं? देखिए, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक एक्सपीरियंस और ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ हो तो उसमें बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी डालना है, कोई टसल थोड़ी डालनी है प्लेयर कैप्टन के साथ। भाई मिल के चलना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे से कन्विंस होकर आगे बढ़ना है। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए सिलेक्टर में भी, और प्लेयर या कैप्टन जो भी है उसको समझना चाहिए कि भाई अगर कोई आपको कन्विंस कर रहा है तो आप उसकी बात माने। हमें स्मूथली आगे बढ़ना है, हमें ये नहीं कि एक बहुत बिग हेडेड हमने रख दिया। और सही ऑप्शन है सिलेक्शन में जी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी? मैं क्या कह सकता हूँ, मगर वो तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्या, मुझे नहीं पता। ये भी रूमर से उनको ऑफर की जा रही है। मेरा ख्याल है वो बनेंगे नहीं, क्योंकि वो इस लेवल पे आके काम करना ही नहीं चाहते। अगर चेयरमैन बनाए तो शायद बन जाए, मगर वो उसके तो विलिंग भी काफी है। और ये क्योंकि बड़ी चैलेंजिंग जॉब भी है और इसमें फिर बहुत सी बुरी अच्छी बातें भी सुननी पड़ती हैं, वो उनका वो टेम्परामेंट ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो कभी भी नहीं बनेंगे। अच्छा, आपके साथ ही क्रिकेट खेले रमीज राजा साहब, आगे पीछे आप लोगों का डेब्यू भी हुआ है। रमीज भाई का टेन्योर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, जो चीज़ें बाद में करनी थी उन्होंने पहले कर दी, तो जो उनका सीक्वेंस था वो अच्छा नहीं था, और अल्टीमेटली फिर उन्हें जब हटाया गया तो उन्होंने फिर और भी बहुत सारी ऐसी बातें करी जो सही नहीं थी। मगर कुछ काम उन्होंने प्लेयर के वेलफेयर के अच्छे किए, और जनरली उनका डिसीजन मेकिंग ज़्यादा मतलब जिसे हम कहते हैं ना, मिल के नहीं की, उन्होंने वन मैन शो किया, जो कि कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो इस लिहाज से उनका वो टेन्योर अच्छा नहीं रहा, मगर प्लेयर वेलफेयर के लिए इन्होंने अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की बिलखुसूस आज कोचिंग के हवाले से। बोर्ड से भी इस बात को ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हमारे पास कोचिंग के हवाले से जलालुद्दीन साहब या इन जैसे और दीगर बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, तो अपने टैलेंट की कदर करें और अपने टैलेंट को जो है वो ज़रूर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत में ये अपने गैर मुल्की असाइनमेंट भी छोड़कर आने को तैयार हैं। तो इस किस्म के मुहब्बत वतन लोगों की खिदमत से इस्तेफादा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम को नहीं देख रहे, बल्कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि थर्सडे को ये एक इंटर स्कूल इवेंट भी इनका हो रहा है, कि जिसको स्पॉन्सर तो शायद पाकिस्तानी कंपनीज को करना चाहिए था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने उसको स्पॉन्सर्ड किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों ने भी कुछ पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन ज्यादा जो है मेजर जो रोल है उसमें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का है। तो यकीनी तौर पर इनका हाथ पकड़ना चाहिए और इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।